अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, देन वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है एक बैरियर है जो कि प्रोटेक्ट करती है सेल को उसके एनवायरनमेंट से। अगर कोई एनवायरनमेंट में कोई हार्मफुल सब्सटेंस है तो वो सेल मेम्ब्रेन उसको सेल के अंदर जाने से प्रिवेंट करती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर हमारे पास जो है 4 चीज़ों से, मेनली 4 चीज़ों से मिलके बना हुआ है, जिसमें फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर है। बाइलेयर मींस के 2 लिपिड की लेयर्स हैं, जिसकी वजह से हम इसे डबल लेयर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और जो है इसके अंदर बहुत सारे दूसरे कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंड कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर और जिसके साथ एक स्टिक अराइज हो रही है, जो ये लिपिड कहलाते हैं, लिपिड बाइलेयर। और ये मिलके बने हुए होते हैं फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फो मीन्स फॉस्फेट एंड लिपिड्स मीन फैट। तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली जो है फैट और फॉस्फेट से मिलके बना हुआ होता है। उसके अलावा हमारे पास प्रोटीन्स भी होते हैं। प्रोटीन्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर में बनाया हुआ है, एक ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन अलग अलग टाइप्स के क्यों दिख रहे हैं, तीनों अलग अलग टाइप्स के हैं। तो और आपको एक बात मैं बताना भूल गई कि जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाता है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये सेल मेम्ब्रेन है इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल एक फ्लूइड की तरह है। और इसके अलावा ये जो है इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स एम्बेड होते हैं, यानी कि जितने भी प्रोटीन्स हैं, वो इसमें फ्लूइड की तरह स्विम कर सकते हैं। मींस कि ये अगर अभी इस साइड पे लगा हुआ है तो ये इस साइड पे भी आ सकता है, आराम से फ्लोट कर सकते हैं। हाँ, तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है। मींस के जो स्ट्रक्चर उसका है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है। उसके अलावा मोज़ेक का मतलब ये है कि इस सेल मेम्ब्रेन बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके बना है। फ्लूइड का मतलब जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लेक्सिबल है। फ्लूइड का मतलब ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। और मोज़ेक का मतलब है कि ये जो है बहुत सारे पार्ट से मिलके बना हुआ होता है, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड बाइलेयर। तो फर्स्ट टॉक अबाउट लेट्स टॉक अबाउट ईच स्ट्रक्चर, अबाउट ईच component ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो दिस so let's consider this part as the internal surface of cell and this part is outside the cell. तो first talk about the main component which is the phospholipid which made it bilayer. तो phospholipid just like its structure, this is a phospho and this is the lipid. Means this is phospho and this is lipid, यानी कि ये इसकी जो टेल है ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। जो इसकी टेल है वो हमारे पास जो है लिपिड है और जो हमारे पास इसका हेड है वो फॉस्फेट है। फॉस्फोलिपिड में हमारे पास एक ख़ास करेक्टरिस्टिक पाई जाती है कि जो इसकी टेल होती है वो हमारे पास हाइड्रोफोबिक होती है। यहाँ पे मैं बना लेती हूँ
दिस, ये जो टेल होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है। मैं अभी इसका मतलब समझाती हूँ। और जो इसका हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। तो हाइड्रो मीन्स क्या है? हाइड्रो मीन्स वाटर। और फोबिक और फिलिक का क्या मतलब है? तो फोबिक तो जैसे कि पता होगा, फोबिया जैसे बोलते हैं किसी चीज़ का डर। तो हाइड्रोफोबिक मीन्स कि ये वाला जो लिपिड पार्ट है इसका वो वाटर रिपेलेंट है, यानी कि वाटर को अपने आप से दूर करता है। और जो ये वाला पार्ट है हेड का वो वाटर लाइकिंग है, यानी कि उसे वाटर पसंद है और वो वाटर से अट्रैक्ट होता है। जो इसका अरेंजमेंट है हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो इस तरीके से है कि जो भी इसकी हाइड्रोफोबिक टेल है, लिपिड टेल है, वो हमेशा इनसाइड होगी। और जो हमारे पास स्ट्रक्चर सेल के इंटरनली फेस कर रहा होगा या जो स्ट्रक्चर सेल के एक्सटर्नल फेस कर रहा होगा वो हमेशा हाइड्रोफिलिक होगा, क्योंकि वाटर जो है सेल के बाहर भी है और सेल के अंदर भी है। तो इसी वजह से इसकी इस तरीके से लेयरिंग की गई है। तो अब हमने फॉस्फोलिपिड की बात कर ली है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अब कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन के अंदर कहाँ पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, और ये हमेशा जो है कोलेस्ट्रॉल इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, और ये हमेशा जो है हाइड्रोफोबिक टेल में पाया जाएगा। मीन्स के जो भी लिपिड स्ट्रक्चर है, लिपिड टेल है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाएगा। और ये कोलेस्ट्रॉल प्रिवेंट करता है कि सेल मेम्ब्रेन कोलैप्स ना हो और उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, और प्रिवेंट करता है कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल सेल के अंदर ना आ जाए जिसको सेल के अंदर नहीं होना चाहिए था। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रोटीन के बारे में। अब जो अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। सेल के मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन पाए जाते हैं, और प्रोटीन के अलग, और हर टाइप ऑफ प्रोटीन का अलग फंक्शन होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस पिक्चर में, ये वाला एक प्रोटीन है, एक ये प्रोटीन है, एक ये प्रोटीन है। मैंने अभी सिर्फ 3 ही बनाई है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोटीन भी हैं। 2 तरीके के प्रोटीन्स ज़्यादा कॉमन हैं, जिसमें हमारे पास है फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोटीन है इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के फुल क्रॉस करते हैं। मींस के ये इंटरनली भी खुलेगा, ये एक्सटर्नली भी प्रोटीन आएगा, तो ये फुल लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं, तो ये इंटीग्रल प्रोटीन्स कहलाते हैं। उसके अलावा ये वाला भी इंटीग्रल प्रोटीन है, ये वाला भी इंटीग्रल प्रोटीन। अब जो ये वाला है, ये वाला प्रोटीन जो है ये सेल के मेम्ब्रेन को, सरफेस को क्रॉस नहीं कर रहा है, ना ही सेल के अंदर जा रहा है। तो ये वाले प्रोटीन्स होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन से मतलब है कि ये जो है पेरीफ्री पे रहेंगे। पेरीफ्री का मतलब है कि साइड पे हमेशा, और ये हमेशा सेल मेम्ब्रेन के बाहर ही रहेंगे। इनका भी अलग से फंक्शन होता है। तो इंटीग्रल प्रोटीन है जो कि क्रॉस करते हैं फुल मेम्ब्रेन, और जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं वो हमेशा आउटसाइड द मेम्ब्रेन रहते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट स्ट्रक्चर जो कि इस सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ये वाले स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर हैं, और इनका अलग से फंक्शन, इनका फंक्शन ये होता है कि ये जो सेल को
रिकॉग्निशन में बहुत हेल्प करते हैं। मींस कि ये हर पर्टिकुलर सेल की एक पहचान होती है और हमारी बॉडी को ये बताता है कि ये हमारा बॉडी का अपना सेल है, ना कि कोई फॉरेन मटेरियल जिस पे हमारी बॉडी अटैक करे। तो ये जो स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं ये ग्लाइको कैलिक्स कहलाते हैं। मींस ग्लाइको मींस ग्लूकोज से निकला है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। और ये कुछ सेल रिकॉग्निशन के अलावा इनका एक और फंक्शन है कि ये जो है ना प्रोटेक्टिव कोट प्रोवाइड करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। यानी कि अगर किसी सेल मेम्ब्रेन पे ग्लाइकोकैलिक्स अटैच हैं तो एज अ प्रोटेक्शन के तौर पे एक्ट करेंगे कि कोई भी दूसरा बैक्टीरिया, वायरसेस या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जो है सेल के अंदर ना जा सके। अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन जो है एक सेलेक्टिवली परमिएबल बैरियर है। मींस के वो कुछ पार्टिकल्स को अलाउ करती है और कुछ को नॉट अलाउ करती है। उसके अलावा जो है ये जो है सेल को एक साइज़ और शेप प्रोवाइड करती है। तो दूसरा फंक्शन हो गया साइज़ एंड शेप टू द सेल। और उसके अलावा इसका फंक्शन है कि ये जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस अगर सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं या किसी भी तरीके से एंटर हो जाते हैं तो ये उसको एक्सक्लूड कर देती है, यानी कि सेल से बाहर निकाल देती है। और किस मैकेनिज्म से निकालती है वो मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा जो है सेल मेम्ब्रेन अगर सेल्स साथ में ऑर्गेनाइज हुए हुए हैं तो वो साथ वाले सेल जो नेबरिंग सेल्स है उसके साथ जो है कांटेक्ट प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जो है ये सेल की कंसंट्रेशन मेंटेन करती है। मींस के सेल के अंदर कितनी कंसंट्रेशन में वाटर है, आयंस हैं, उस सब को ये देखती है। और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो सेल को प्रोवाइड करती है और अगर कोई चीज़ सेल के अंदर एक्सेस में होती है तो वो सेल से बाहर निकाल देती है। तो सेल के अंदर जो फंक्शंस हमारे पास होते हैं, सेल के अंदर जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम एक्सटर्नल टू द इंटरनल। तो सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आते वक्त, तो वो दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। पहला हमारे पास है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास जो है जितने भी सब्सटेंसेस है अगर उसे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है तो उनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उसमें अगर किसी मॉलिक्यूल को या सब्सटेंस को हमारे पास सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करनी होती है तो उसमें हमारे पास एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो हमारे पास टाइप आ जाती है वो आती है, पहली है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में जो हमारे पास ट्रांसफ़र होता है वो डिफ्यूजन में जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं। मींस कि अगर एक्सटर्नली सेल के बाहर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर है और सेल के अंदर जो है कम वाटर है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड सेल ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और ये जो है हमारे पास
ज़्यादातर आइंस में होता है कि अगर सेल जिस फ्लूइड में रखा गया है उस फ्लूइड के अंदर कोई आयन ज़्यादा कंसंट्रेशन में है और सेल के अंदर वही आयन कम कंसंट्रेशन में है तो वो आयन जो है सेल के अंदर आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर सेल जो है किसी ऐसे कंसंट्रेशन या ऐसे फ्लूइड में है जिसमें जो आयंस और जो हमारे पास सब्सटेंस जो हम एक आयंस या वाटर है वो कम कंटेंट में है और जो सेल के अंदर है वो ज़्यादा उसमें है तो वो डिफ्यूज़ होके सेल के आउटसाइड चला जाएगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो हमारे पास टाइप आ जाती है वो आती है, पहली है डिफ्यूजन में जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं। मींस कि अगर एक्सटर्नली सेल के बाहर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर है और सेल के अंदर जो है कम वाटर है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड सेल ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और ये जो है हमारे पास ज़्यादातर आइंस में होता है कि अगर सेल जिस फ्लूइड में रखा गया है उस फ्लूइड के अंदर कोई आयन ज़्यादा कंसंट्रेशन में है और सेल के अंदर वही आयन कम कंसंट्रेशन में है तो वो आयन जो है सेल के अंदर आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर सेल जो है किसी ऐसे कंसंट्रेशन या ऐसे फ्लूइड में है जिसमें जो आयंस और जो हमारे पास सब्सटेंस जो हम एक आयंस या वाटर है वो कम कंटेंट में है और जो सेल के अंदर है वो ज़्यादा उसमें है तो वो डिफ्यूज़ होके सेल के आउटसाइड चला जाएगा। तो जो ऑस्मोसिस है उसमें हमारे पास क्या होता है वो भी सेम एज डिफ्यूजन है, लेकिन उसमें जो है हमारे पास जो मूवमेंट होती है वो हमेशा सॉल्वेंट की होती है। मतलब कि जो सॉल्यूशन के अंदर जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट कहलाता है। तो उस सॉल्वेंट की मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन अगर वो खुद से लो कंसंट्रेशन, अगर वो खुद एक हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट अपने सॉल्यूशन के अंदर हाई कंसंट्रेशन में है और उसको अंदर एक ऐसा सेल डाल दिया जाता है जिसके अंदर वही सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन में है तो वो और उसमें जो हमारे पास मूवमेंट होगी वो थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी। मतलब जो हमारे पास जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल है उसके हिसाब से होगी। सिंपली मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट मोस्टली जो है वाटर होता है, उसके अलावा कोई सा भी लिक्विड हो सकता है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो concentration through semi permeable membrane ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। और सो लेट्स कंसीडर ये हमारे पास सेल है और इसको हम ये प्लेस कर दिया हमने एक सॉल्यूशन के अंदर। उस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जो है वाटर है और सॉल्ट है। तो जो वाटर है वो हमारे पास सॉल्वेंट है और जो सॉल्ट है वो सॉल्यूट है। जो लो अमाउंट में है वो सॉल्यूट है, जो हाई अमाउंट में है वो वाटर है। और हमारा सेल है, सेल के अंदर भी हमारे पास सॉल्ट है और वाटर है, लेकिन जो सॉल्ट और वाटर का रेशो सेल के अंदर है वो 1:2 है। मींस के सॉल्ट इसमें 1 है, 2 उससे डबल हमारे पास वाटर है। और वही और कंसंट्रेशन जो हमारे पास फ्लूइड हमने जिसमें सेल को रखा है उसके अंदर हमारे पास सॉल्ट 1 है और वाटर 3 है। अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें हमारे पास जो टाइप हैं, पहली आ जाती है हम एंडोसाइटोसिस, और दूसरी आ जाती है एक्सोसाइटोसिस।
तो एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो एंडो मीन्स इनसाइड और साइटोसिस मीन्स के सेल जो हो वो ईट करता है कोई भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को और अपनी मेम्ब्रेन के थ्रू, मीन्स के सेल ईटिंग। तो ये हमारे पास सेल है और ये हमारे पास बाहर कोई भी स्ट्रक्चर है और इसको हमारे पास सेल के अंदर जाना है और वो ना ही डिफ्यूजन से जा सकता है और ना ही जो है ऑस्मोसिस से जा सकता है। तो सेल जो है हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ताकि ये स्ट्रक्चर, ये सब्सटेंस सेल के अंदर जा सके और उसके बाद जो है वो इस तरीके की फोल्डिंग बनाएगा अपने मेम्ब्रेन के अंदर, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो वो इस तरीके से फोल्डिंग करके इंगल्फ कर लेगी इस पार्टिकल को अपने अंदर और थोड़ी ही देर में वो पार्टिकल सेल के अंदर होगा। तो ये जो हमारे पास तरीका है ये एंडोसाइटोसिस कहलाता है। अब इसी तरह सेल के अंदर कोई, जैसे कि सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस जो है प्रोड्यूस हुआ है जो कि हार्मफुल है सेल के लिए, अब उसको बाहर निकालने के लिए सेल फिर से सेल फिर से अपनी शेप को चेंज करेगा और इस तरीके से इसको हार्मफुल सब्सटेंस को अपने अंदर से बाहर निकाल देगा। तो ये हो जाएगी एक्सोसाइटोसिस। उसके अलावा हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एक और है जो कि प्रोटीन चैनल के थ्रू होती है। प्रोटीन चैनल, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है और ये हमने प्रोटीन चैनल बनाया था, मतलब जो प्रोटीन बनाया था वो एज अ रास्ता गेट एक्ट कर रहा था। तो उस चैनल के थ्रू सेल की ये इंटरनल सरफेस हो गई और ये एक्सटर्नल सरफेस हो गई। यहाँ पे हमने एनर्जी प्रोड्यूस कराई और इस चैनल को दी। पहले ये क्लोज था, बहुत क्लोज था, और फिर बाद में ये ओपन हो गया। अब ओपन हो गया तो बाहर से जो मॉलिक्यूल आ रहा है वो अंदर आ जाएगा क्योंकि एनर्जी ने इस चैनल को खोल दिया। तो ये हो जाती है हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें वाटर ज़्यादा है और सेल के अंदर वाटर कम है, तो वाटर जो है अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले जगह पे जाएगा और ये जो सेल की मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल एक्ट करेगी इसके लिए।